तो आज ये यूपीएससी का पेपर है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न पत्र बना है। इस पर शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे आंसर की के साथ। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, शेयर कर दे रहा हूँ। प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रकार के पूछे गए हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। यूपीएससी की यही क्वालिटी है कि वो प्रश्न उठाता है, बहुत ही उदांत प्रश्न उठाता है, एकदम जो चर्चित रहते हैं, और उन्हीं से गूढ़ प्रश्न बना लेता है, उन्हीं को जीएस के रूप में तब्दील कर देता है। जैसे रिजर्व बैंक लगातार चर्चा में रहे तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। आप लोगों को पता है, बार बार आता है कि केंद्र सरकार ने नियुक्ति की। दूसरी, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने के अधिकार देते हैं। आरबीआई की स्वायत्तता का मुद्दा आप लोगों को याद होगा। जब ये चीज़ पता है स्वायत्तता का मुद्दा है, तो स्वायत्तता का मुद्दा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होती होगी गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल है। ये दूसरे नंबर पे आता है, ये भी सही है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अधिकार आरबीआई एक्ट में दिए हुए हैं। जैसे ओलंपिक से संबंधित एक प्रश्न था बड़ा बढ़िया, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया है। बिल्कुल गलत है। हमने आपको कितनी बार बताया है कि क्या है इस बार का? फास्टर, हाइपर, स्ट्रांगर, टुगेदर वर्ड को बाद में जोड़ दिया गया, तो ये था। ठीक है, एक नई दुनिया नहीं था, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया है, जिसमें से बेसबॉल को 2008 के बाद दोबारा शामिल किया गया है। बाकी चारों को पहली बार शामिल किया गया है। तो दूसरा वाला सही हो गया, पहला वाला गलत हो गया। इसी तरह एक बढ़िया सा प्रश्न था आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। तो ये पॉइंट के आधार पर किया गया था। ठीक है, जो पॉइंट टेबल था, ठीक है, उसके आधार पर किया गया था, न कि जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर। सीरीज जो जीत रही थी टीम, उसके आधार पर किया गया था। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। तो ये भी गलत ही था, क्योंकि पॉइंट टेबल का निर्धारण सीरीज जीतने से लगाया जाता है, न कि मैच जीतने से। तो सीरीज न्यूजीलैंड ज़्यादा जीती थी इंग्लैंड की तुलना में, इसलिए पॉइंट टेबल में उसका स्थान इंग्लैंड से ऊपर था। तो दोनों ही मेरे अनुसार ये वाले गलत होने चाहिए। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? अनुच्छेद 300 का आप पढ़ें तो वहाँ पर साफ साफ दिया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो बी वाला ही इसका राइट आंसर होगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यहाँ पे आपको भावनाओं में नहीं बहना है, एकदम एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग इसका गलत उत्तर बताएंगे, मुझको पता है, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले गलत उत्तर बताएंगे। राज्य में 4 बातें होनी चाहिए। 4 बातें क्या क्या? पहली, सरकार, ठीक है, एक निश्चित भूभाग पर शासन करने वाली सरकार, अर्थात एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, वहाँ पर एक जनसंख्या होनी चाहिए, और चौथा, ये सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए, मतलब किसी बाह्य नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं बस। कल्याणकारी, लोकतंत्र, ये सब बात की बातें हैं, है ना। अगर ऐसा ये सब सम्मिलित करेंगे तो चाइना तो एक राज्य ही नहीं होगा, उत्तर कोरिया कोई राज्य ही नहीं होगा, लेकिन वो राज्य है क्योंकि ये 4 बातें उनमें उपस्थित हैं। तो 4 बातों को आपको देखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। तो व्यक्तियों का एक समुदाय अर्थात जनसंख्या है जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, मतलब यहाँ संप्रभुता है। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, निश्चित भूभाग भी, और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो ये 4 चीज़ें इसमें उपस्थित हैं। अगला देखेंगे, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तो ए से ज़्यादा संतुलित अगर ये भी अच्छी परिभाषा है, बट बी जो है ए से ज़्यादा संतुलित परिभाषा लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पे स्थायी रूप से निवास करने वाली कोई बात नहीं है, है ना। ये जरूरी नहीं कि जनसंख्या स्थायी रूप से निवास ही करे,
प्रवास भी करती है, ठीक है। अर्थात प्रवास, जहाँ पर प्रवास होगा, ठीक है, आव्रजन या फिर प्रवजन होगा, क्या वो राज्य नहीं रहेगा? तो ए वाला थोड़ा सा ये नकारात्मक एक चीज़ यहाँ पर घुस गई है, इसलिए बी वाला ज़्यादा सही उत्तर होगा। भले ही स्पष्ट रूप से सरकार की बात नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक रूप से संगठित लोग का मतलब यहाँ पर सरकार हो जाता है। स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सभी जो अधिकार हैं ये संप्रभुता का द्योतक हैं, संप्रभुता को परिभाषित करते हैं। लोग ये जनसंख्या को निरूपित करते हैं और निश्चित भूभाग तो है ही, तो बी वाला राइट आंसर होगा इसका। अब ये प्रश्न है, भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। एकल नागरिकता तो है, लेकिन एक ही अधिवास है, ये बात थोड़ी सी यहाँ पर अटपटी लग रही है, क्योंकि अधिवास तो, निवास तो कहीं भी करने की स्वतंत्रता है लोगों को। अधिवास एक स्थान होता है जो निवास प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं, ये चेंज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसको आप चेंज करवा सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि एक समय में आप एक ही राज्य के अधिवासी हो सकते हो, अर्थात निवास प्रमाण पत्र मतलब एक समय में एक ही राज्य के आप निवासी हो सकते हो, तो इस अर्थ में ये पहला वाला सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति बन सकता है। गलत है बिल्कुल, ठीक है, जन्म से होने की जरूरत नहीं, कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है। तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। कई परिस्थितियां दी गई हैं जिसमें वंचित किया जा सकता है, विदेशी हो चाहे देशी हो। तो दूसरा तीसरा तो बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन को अगर देखें तो केवल पहला वाला ही सही लग रहा है, तो राइट आंसर ए वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? अब इंग्लिश वाला इसका मिला नहीं है कि ए वाले ऑप्शन, मतलब ए वाले का इंग्लिश का वर्जन, इंग्लिश का निश्चित रूप से ये गूगल ट्रांसलेट है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। यहाँ पे अगर स्वतंत्र होता तब यही आंसर होता, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं दिया है, तो यहाँ डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका इसके अंदर ही आ जाएगी, शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्गत ही आ जाएगी। अर्थात न्यायपालिका जब पृथक रहेगी कि सरकार का कोई उस पर नियंत्रण नहीं होगा अनावश्यक, तभी वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकेगी। जैसे हमारे यहाँ है ना, मूल अधिकारों का उल्लंघन सरकार करेगी तो अनुच्छेद 32 के तहत दरवाजा खटखटाएंगे न्यायालय का, अनुच्छेद 226 के तहत दरवाजा खटखटाएंगे उच्च न्यायालय का, ठीक। तो इस तरह से डी वाला इसका राइट आंसर है। कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ये पहले भी पूछा जा चुका है, सी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 21। चलिए अभी तो इतना ही, शाम को पूरा पेपर डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी आप लोग पेपर दीजिए अपना, और जिन्होंने भी ये पीडीएफ भेजा है मैं अनुरोध करूँगा इंग्लिश में भी भेज दें साथ साथ, ताकि इंग्लिश हिंदी, कहीं हिंदी में अगर किसी शब्द में दिक्कत हो तो इंग्लिश वाला देख लें। तो पीडीएफ वाला जो, अगर कोई और भी एग्ज़ाम दे रहा हो तो पीडीएफ थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेंड करिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट्सअप नंबर 9453775039 पे सेंड कर दीजिए आप लोग। शाम को पूरा आंसर की अच्छे से देखेंगे।